हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम एनटीपीसी के जो मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे उसको इस वीडियो में हमने कराने का प्रयास किया है। इसमें क्या करते हैं, हम पहले आपको टॉपिक बताते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न के साथ आंसर बताएंगे, फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी बताएंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकता है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वही होते हैं जो 2025 के एग्जाम में रेलवे के में पूछे गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि आपको 100% एनालिसिस भी मिले और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी मिले जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकता है। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था, सिंध पर आक्रमण जो हुआ था उससे क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब आक्रमण 1712 ईस्वी के समय सिंध का राजा कौन था? तो उस समय जो सिंध का राजा था वो था राजा दाहिर था। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। तो आप देखोगे, पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप देखोगे अरोर का युद्ध, राजा दाहिर और कासिम के बीच निर्णायक अरोर नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। ठीक है, चचनामा देख लो आप। सिंध के इतिहास और अरब विजय की जानकारी चचनामा नामक बुक में मिलती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था, उन्होंने पूछ रखा था, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इससे क्वेश्चन था। ये एक करंट का क्वेश्चन है। तो उन्होंने पूछ रखा था 2000 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो वह कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे कि यह कहाँ स्थित है। तो आप देखोगे स्थान, यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। किसके सहयोग से लगाया गया है? तो ये रूस के सहयोग से लगाया गया है। ठीक है, अब तारापुरा जो महाराष्ट्र में है, यह भारत का सबसे पुराना 1969 में स्थापित परमाणु ऊर्जा स्तर केंद्र है। ठीक है, अब केगा कर्नाटक की देख लो आप, तो ये काली नदी के किनारे स्थित है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, सोनल मानसिंह से क्वेश्चन था। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांग सोनल मानसिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये अपने 2003 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे। नृत्य शैली देख लो इसकी। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में निपुण मानी जाती है, मतलब संपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इनको वह आसानी से करा देती है। अब इसका रिकॉर्ड देख लो आप, तो वह पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी थी। समझ में आया? ठीक है, अब इसके अंदर जो पुरस्कार थे वो भी देख सकते हो आप। तो आप देखोगे 1992 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, सॉरी। ठीक है, और 1987 में संगीत नाटक अकेदमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था, बुक्स में अकबरनामा जो बुक है उससे क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछ रखा था, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। पहला एक क्वेश्चन खत्म होता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, यह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का एक अधिकारित इतिहास है, जिसमें इतिहास के बारे में बता रखा है। किसके? अकबर के बारे में। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया है। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें अकबर के प्रशासन और उसके राजस्व की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था, हरिप्रसाद चौरसिया से क्वेश्चन था, जो कि एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। तो उन्होंने पूछ रखा था 1992 में हरिप्रसाद चौरसिया को कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब वो किसके वादक हैं, किसके आर्ट एंड कल्चर में आते हैं, वो भी बता देता हूँ। तो वे एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। समझ में आया? ठीक है, और उनका संबंध मेहर घराने से है। ठीक है, और उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था, जीएसटी परिषद का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने पूछ रखा था, जीएसटी परिषद की बैठक में मतदान के दौरान केंद्र और राज्य सरकार को भारित कितना हिस्सा माना जाता है? तो केंद्र का हिस्सा जो माना जाता है 1/3 माना जाता है, और सभी राज्यों का हिस्सा मिलाकर 2/3 होता है। तो 1/2 और 2/3 मिलाकर 1/3 होता है, कंप्लीट 3 बनता है। समझ में आया? ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी में आप देखोगे, जीएसटी परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के क्लोज में बता रखा है। ये क्वेश्चन खत्म होता है। किसी भी संविधान को प्रस्ताव को पारित करने के लिए 75% बहुमतों की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं अपन 3/4 बहुमत कहते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन खत्म होता है। अब केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था, उन्होंने पूछ रखा था किसे यांत्रिक ऊर्जा से क्वेश्चन था। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था, यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है? तो वह एक तो गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और एक स्थितिक ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इनके सम के बराबर होता है। समझ में आया? ठीक है, अब इसको फैक्ट हम देखेंगे, ये बताएगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया।
ठीक है। जो गतिज ऊर्जा वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होती है, जबकि जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी स्थिति और आकार के कारण उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन होता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था, अस अम ई की स्थापना से क्वेश्चन था, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो आप देखोगे स्कूल ऑफ मिनरल्स मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। कि स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2012 में हुई थी। ये होता है क्वेश्चन खत्म। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, यह मुख्य रूप से IIT भुवनेश्वर का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य खनिज प्रसंस्करण और धातु विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना होता है। ये विषय खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो पूछ रखा था इन्होंने फाइल पाथ से क्वेश्चन था, जो कि एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। उन्होंने पूछ रखा था config.in का सही संयोजन पथ क्या होता है। तो इसका जो संयोजन पथ होता है पहले स्लेश आता है फिर config.in आता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, जैसे यूनिक्स, लाइनेक्स और मैकोस होता है। जैसे सिस्टम में सामने का स्लेश रूट डायरेक्टरी दर्शाता है, मतलब फर्स्ट में ये आता है। विंडोज सिस्टम में इसके विपरीत बैक स्लेश का उपयोग किया जाता है, मतलब इसमें इसका उपयोग किया जाता है और इसमें इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारे सर्वोच्च न्यायालय की जो निर्णय की समीक्षा होता है उसके आर्टिकल से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में पूछ रखा था सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अपने फैसले का पुनर्विलोकन कर सकता है, मतलब जो रिव्यू कर सकता है। तो आप देखोगे आर्टिकल 137 के कारण कर सकता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे समीक्षा याचिका। तो आप देखोगे फैसला सुनाने के 30 दिन के भीतर ये दायरा दर्ज किया जाता है कि 30 दिन के भीतर अगर बोल देते हो तो उसे रिव्यू किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद जो 142 है ये सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष आदेश की शक्ति प्रदान करता है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था वापस अकबरनामा से क्वेश्चन था। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रखा था अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अबू फजल द्वारा लिखा गया है। और ये किस लैंग्वेज में है और किसके बारे में बताता है वो भी देख सकते हो आप। तो यह पुस्तक मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई है। ये तो होता है खत्म। इसकी संरचना में आप देखोगे अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है, जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। और अबू फजल ये सम्राट अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उसमें से एक माने जाते थे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने द इमरजेंसी डायरी से क्वेश्चन था, जिसमें किसके बारे में बताया गया उससे क्वेश्चन था उन्होंने। तो जून 2025 में विमोचित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज ईयर दैट फॉरगेट अ लीडर किस वर्ष की अवधि को दर्शाती है, तो वह 1975 से 1977 की अवधि को दर्शाती है। ये होता है खत्म। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे विमोचन कब हुआ था और इसकी विषय क्या है। तो इस पुस्तक का जो विमोचन हुआ था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। इसके बारे में किसके बारे में बताया गया है, तो इस पुस्तक के अंदर 9 महीनों के संघर्ष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने पूछ रखा था भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 1991 से 1988 से 1999 के बीच में जो संकट उत्पन्न हुआ था उससे क्वेश्चन था। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था भारत में 1991 और 1992 1998 और 99 के दौरान निम्नलिखित में से किसमें गिरावट और सुस्ती देखी गई थी, तो उसमें औद्योगिक क्षेत्र में देखी गई थी। इसका कारण था कि उस समय जो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा था उसका भंडार कम पड़ गया था, तो हम आसानी से आयात निर्यात नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आप देखोगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में 1991 का जो संकट हुआ था इसे भुगतान संतुलन संकट कहा जाता है, ठीक है, जिसके कारण भारत का जो आर्थिक संतुलन है उसे कमजोर पड़ गया था, ठीक है। आप देखोगे विदेशी मुद्रा का जो भंडार था 1991 में भारत के पास केवल 3 सप्ताह के लिए आयात के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार बचा था। इसका मतलब ये होता है कि हम 3 सप्ताह के बाद विदेशों से कुछ भी सामान न तो मंगा सकते थे न बेच सकते थे, क्योंकि भेज तो सकते थे लेकिन आयात मतलब आने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था कि उन्हें क्या देते थे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था भारत के रूट से क्वेश्चन था। इससे क्वेश्चन था कि भारत में किसे भारत का रूट या प्रमुख खनिज आधारित उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो वह छोटा नागपुर पठार को जाना जाता है। समझ में आया। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे तुलना देख लेते हैं। तो जर्मनी का जो रूट क्षेत्र है यहाँ खनिज जैसे कोयला, लोहा, अब्रक विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसका जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है वो आप देख लो। तो यह मुख्य रूप से झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था वैदिक काल में गोपति का क्या अर्थ होता है, इससे क्वेश्चन था। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रखा था वैदिक काल में जो गोपति उसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी होता है। क्यों, इसमें आप देखोगे शब्द जैसे गो का मतलब होता है गाय, पति का मतलब होता है स्वामी या रक्षक होता है, तो गोपति का मतलब होता है मवेशियों का स्वामी। ऐतिहासिक संदर्भ में कैसे बताया गया है वो भी देख सकते हो। तो आप देखोगे जो ऋग्वैदिक काल में गाय का सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में माना गया था। ये तो क्वेश्चन होता है कबीले के मुखिया जिसे राजन का मुख्य कर्तव्य क्या होता था, मवेशियों की रक्षा करना होता था और उसके लिए उन्होंने गोपति कहा जाता था। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ठीक है, तो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था पादप उत्तक से क्वेश्चन था। तो उन्होंने पूछ रखा था पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है। तो जैसे जल होता है, जैसे जाइलम होता है। समझ में आया। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, जैसे फ्लोएम होता है, तो ये क्या करता है, ये पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये हो गया। इसकी ट्रिक में हम देखेंगे, जैसे होता है जाइलम और जैसे जल होता है। मतलब जाइलम किसका कार्य करता है, जल का परिवहन करने का कार्य करता है। और जो फ्लोएम होता है वो फ्लोएम से बनता है, जिसका कारण होता है फै से फूड होता है। जो फ्लोएम क्या करता है, फूड को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था विज्ञान और उसकी खोज से क्वेश्चन था कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो ये जे थॉमसन द्वारा की गई। ठीक है। इसका जो मॉडल होता है वो तरबूज का मॉडल होता है, जिसमें जो काले काले बीज होते हैं ना, उसे इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड जो अदर पूछ सकता है खोज, वो भी देख लो आप। तो आप देखो जो प्रोटॉन है उसकी जो खोज, नामकरण तो इसका अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा किया गया था, लेकिन जो इसकी खोज थी वो गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी। अब आप पढ़ ही रहे हो तो न्यूट्रॉन की खोज भी देख लो किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी जेम्स चैडविक ने की थी। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनसे क्वेश्चन था। तो उदासीकरण अभिक्रिया के उत्पाद में क्या प्राप्त होता है। तो उसमें एक तो लवण प्राप्त होता है, एक जल प्राप्त होता है। अब कैसे होता है वो देख लो आप रिएक्शन। आप देखो कि जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जल और एक नमक का निर्माण होता है। आप देखोगे HCl तो क्या हो गया, ये हो गया अम्ल हो गया, NaOH ये हो गया क्षार। जब इन दोनों का प्लस किया जाता है NaCl बनता है, जो कि एक नमक है। H2 क्या है, एक पानी है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कि कंप्यूटर की शब्दावली से क्वेश्चन। ठीक है, इसे टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रखा था BIOS, इसका पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। समझ में आया। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित एक फर्मवेयर होती है। ठीक है। कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले BIOS ये हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पोस्ट प्रक्रिया के कार्य। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले ये स्टार्ट होता है और पता लगाता है कि सभी भागों तक लाइट अच्छी से आ रही है या नहीं। ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि हम इसमें पहले तो आपको टॉपिक बताते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसके प्रश्न के साथ आंसर तो बता ही देते हैं, फिर अतिरिक्त जानकारी में हम वो फैक्ट बताने का प्रयास करते हैं जो आने वाले एग्जाम में 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि हम जो भी फैक्ट बताते हैं आपको वो ही होते हैं जो 2025 के रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको कुछ भी अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल हमारी सीरीज ले लें, मात्र 10 मिनट की होती है, जिससे आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चन अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी मिल जाएंगे, और जो पुराने PYQ वो भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई।